हेलो पीडब्ल्यू फैमिली, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, 5 मिनट में मैथ्स के पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स इस वीडियो में जानेंगे। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में आ गए हैं। तो आपको आने वाले टाइम पर चाहे आप सैंपल पेपर सॉल्व करें या अगर किसी के प्री बोर्ड्स है, जो भी आपके आसपास में एग्जाम्स आ रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में आपको ये चीज अप्लाई करनी है। मतलब अगर आप रेगुलर बैठ करके सैंपल पेपर भी सॉल्व करते हैं ना, उसमें भी इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर के आना है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम पर आप सोचो कि वो चीज मुझसे बन जाए और वहां पर मैं बिल्कुल अच्छा अच्छा करके आ जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 90% के बाद एक एक परसेंट, चाहे वो 92, 95, 98, एक एक परसेंट पर आगे बढ़ना, वो अपने आप में बहुत चैलेंज होता है। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी बातें कि भैया एग्जाम में जरूरी थोड़ी है कि हर क्वेश्चन आपको आता हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता और आपको उसको आंसर करना है तो कैसे करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पर आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, एग्जाम हॉल है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना। स्पेशली अगर गणित का पेपर है, ऑब्वियस सी बात है, टेंशन रहती है यार, जो मैं पढ़ करके आया वो क्वेश्चंस एग्जाम में अगर नहीं आए तो मैं क्या होगा। तो पहली बात तो इस बात को दिमाग से निकाल देना है और पेपर मिलने से पहले अपने आप को यह बोलना है कि जो मैं पढ़ करके आया हूं ना, उसी में से आएगा। और अगर मुझसे नहीं बनता तो किसी से नहीं बनेगा। अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होने देना है, ठीक है यार। देखो, आप पेपर से पहले, एग्जाम से पहले आप जितनी मर्जी मेहनत कर सकते हो कर लो। एग्जाम में पेपर मिलने के बाद आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। आपके पास सिर्फ एक ही काम है कि जो पढ़ा है उसको सुंदर सुंदर शब्दों में, सुंदर सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आ जाना है ना। कहते हैं ना कि कुछ भी है लेकिन प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे प्रेजेंट करके आना है वो इस वीडियो में अपन जान लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इस मुद्दे पर जानते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि भैया पेपर में, मैथ्स का पेपर है, रफ वर्क, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। और बच्चे करते क्या है कि बिल्कुल पीछे के पेज में आखिरी पन्ने पर कैलकुलेशन करते हैं, बार बार पन्ना पलटते हैं फिर सीधा करते हैं, पन्ना पलटते हैं फिर सीधा करते हैं। होता क्या उस चक्कर में, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजिट या कुछ ना कुछ मिस्टेक आप कर देते हो, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने में। तो कभी भी बोर्ड्स के पेपर में ऐसे कैलकुलेशन नहीं की जाती। हाँ, स्कूल्स वगैरह में ऐसा बोला जाता था, लेकिन बोर्ड्स के पेपर में कैलकुलेशन का तरीका है कि ये आपकी आंसर कॉपी का पेज है, तो इस तरफ पर आपको कुछ मार्जिन रखना है। वो मार्जिन आप, जैसे कि एक स्केल की जो विड्थ होती है ना, एक स्केल की विड्थ के बराबर या थोड़ी सी ज्यादा विड्थ आपको एक मार्जिन लेकर के चलना है। और इस पेज में जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन है, उसकी जो भी कैलकुलेशन है, बिल्कुल इसके सामने करना है, ठीक है। और यहां से जो कैलकुलेशन आ रही है, फटाक से उसको यहां पे रख देना है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपके रफ वर्क का काम करता है। ये है स्टैंडर्ड रूल कि भैया बोर्ड्स में हमें रफ वर्क कैसे करना है, ठीक है। पक्की बात है। तो अगली बार से कभी भी आपको रफ वर्क करना है तो उसी पेज में जो भी आप आंसर कर रहे हो, उसी के साइड पर मार्जिन लेकर के रफ वर्क में आपको आंसर करना है। इसके बाद भैया नीट एंड क्लीन फिगर, फिगर का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप एग्जाम में साफ सुथरा चित्र बनाते हो, तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक से कुछ आंसर गलत हो गया, तो बेटा फिर भी नंबर मिल जाते हैं। किस चीज के? इस फिगर को बनाने के। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके नीट और क्लीन फिगर बनाना है, जिस भी क्वेश्चन में फिगर की रिक्वायरमेंट है। और अगर किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर बन के आया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी फिगर बन के आया भैया कि ये एक सर्किल वाला क्वेश्चन, इसमें हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको फिगर यहां पर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिगर जरूर से ड्रॉ कर देना, क्योंकि जब इन्विजिलेटर आपकी कॉपी चेक करता है तो ये देख लेता है कि भैया इन्होंने सीधे, उसका नजर आपके आंसर कॉपी पर होता है, वो फिगर को चेक करता है कि फिगर सही बना है और नीचे पर देखता है कि आपने सॉल्यूशन क्या लिखा है, ठीक है। तो स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप अगर आप आंसर करोगे तो आपको एक एक नंबर, एक एक चीज, सब कुछ आपको मिलेगा। आधा नंबर भी इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला। भैया आपको किसी भी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, उसको यूज करने से पहले
फॉर्मूला जरूर से लिखना है। ये जो स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये किसी नॉर्मल बच्चे की नहीं, ये टॉपर्स की आंसर सीट के स्क्रीनशॉट है, जिसमें किस तरीके से उसने अपने क्वेश्चंस को आंसर किया है वो यहां पर देख सकते हो कि भैया फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद आपने कैलकुलेशन करी और फिर आंसर लिखा, और कितने अच्छे तरीके से उसने बहुत सिंपल कैलकुलेशन करके आंसर लिखा। ठीक है, तो यूजिंग फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉर्मूला, और उसके बाद वैल्यूज को आपको यहां पर पुट करना है। देन बारी आती है भैया, अब बहुत सारे मैथ के पेपर में तो आप देखते हैं ढेर सारे एमसीक्यू आते हैं, यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे बोर्ड है जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ओएमआर सीट मिलती है। आपके एग्जाम में भी अगर ऐसा होना है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। यूपी बोर्ड वालों को तो मुझे पता है, बिहार बोर्ड में भी ऐसा होता है। तो ऐसे बहुत सारे बोर्ड से जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ओएमआर सीट मिलती है। तो भाई पहली बार बोर्ड का पेपर दे रहे होते हैं, पहली बार ओएमआर सीट सामने आती है, इसको फिल करने में बड़ी गलती करते हैं। देखो मेरा सिंपल सी बात है, मैं आपको यहां पे बता भी दूं कि भैया ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर के दौरान आपसे गलती होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो करना क्या है, आपको इत्मीनान से बैठना है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से बैठो। टीचर जब कॉपी भी चेक करने आता है ना, जब कॉपी चेक करने आता है, जो मर्जी वो पूछे तब जाकर के आप फिल करो, लेकिन गलत मत भरना। मतलब कि ये वाला सेक्शन जहां पर आपका रोल नंबर लिखना होता है, अपना नाम लिखना है, बैच लिखना है, जो भी नंबर चीजें पूछ रहा है, उसको जब तक आपका इन्विजिलेटर जो कक्ष में मौजूद है वो जब तक आपको डायरेक्शन ना दे कि भैया यहां पर ये चीज लिखो, तब तक मत लिखना। ठीक है, ये वाला हिस्सा है जहां पर आपको करेक्ट आंसर्स की फिलिंग करनी होती। मान लो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो आपको पेन से, उसमें लिखा होगा कि पेन से पेंसिल से, वैसे पेन से भरना होता है, आपको बॉल पेन से, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ऑप्शन नंबर डी को सिर्फ कलर करना है। किसको कलर करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को आपको कलर करना, और किसी को भी नहीं करना। तो पहले का डी हो गया, दूसरे का बी हो गया, तीसरे का सी हो गया। करेक्ट आंसर को ही कलर करना है, और ऐसा श्योर होने के बाद करना। एक बार आपने किसी ऑप्शन को भर दिया, उसके बाद गलत भी भर दिया तो भी मत कुछ करना, क्योंकि अगर आप इसको जबरदस्ती इरेज करोगे, ओएमआर सीट फट गई तो एक के बदले 4 आंसर्स गलत कर दिए जाएंगे, है ना, क्योंकि फट गए तो बाकी आंसर भी मिस हो जाएंगे, है ना। इस चक्कर में एक अगर गलत हो गया तो छोड़ो उसको, बाकियों को करेक्ट भरो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद राइटिंग का विशेष ध्यान रखें भैया। मैंने बोला कि भैया स्वाद कैसा भी हो, प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैगी को आप नॉर्मल प्लेन बना दोगे तो भी मैगी है, लेकिन बड़े बड़े होटलों में वही मैगी आपको सजा करके दे दी जाएगी, तो वही मैगी की कीमत 500 रुपए से ज्यादा हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, मतलब कि जितना मर्जी हो कोशिश करें कि नीट और क्लीन लिखें। अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो उसको गुचपुचियाना नहीं है कि भैया ये गलत हो गया तो ऐसे 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 कट के काट दो, नहीं, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं काटना, आपको बिल्कुल सिंपल एक लाइन से ऐसे काट दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसी तरीके से जब भी आप रफ वर्क करोगे, तो जब पूरी कैलकुलेशन हो जाए, सब कुछ हो जाए, आखिरी के जो 10 मिनट बचे, 15 मिनट बचे, लास्ट में आपको कैलकुलेशन रीचेक कर लेनी है। कैलकुलेशन को रीचेक करने के बाद जब आपको पता लगे हाँ भैया जो यहां लिखा है वही यहां पे लिखा है, तो आप एक सिंगल लाइन से ऐसे कैलकुलेशन को कट कर दीजिए, मतलब कि रफ वर्क को सिंगल लाइन से कैंसिल कर दे। ये कुछ चीजें हैं बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट जो चीज है टाइम मैनेजमेंट। पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलता है। अब इन 3 घंटे के समय पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें जिस क्वेश्चन में पहले से पता है कि भैया ये हमें आता है, ये हम कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो। और जिसमें डाउट है कि यार पता नहीं है आता है या नहीं आता है, उसको बाद में करना। आपने पहला क्वेश्चन आखिरी में लिखा है या आखिरी क्वेश्चन पहले लिखा है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस पहले आते हैं सबसे पहले उन सारे क्वेश्चंस को लगा डालो। उसके बाद जो जो में डाउट है, जिसमें लग रहा है कि शायद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आखिरी में लगाना।
इससे शुरुआत में टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आखिरी में जब आपने जल्दी कर लिया तो आपके पास जब टाइम होता है ना तो सोच सकते हो, सोचने पर हो सकता है कि नहीं आता वो क्वेश्चन भी आपसे हो जाए। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन से रिलेटेड दिक्कत होती है कि भैया कैलकुलेशन कैसे ठीक करें। देखो बेटा, कैलकुलेशन का एकमात्र तरीका है एग्जाम से पहले आप इतनी कैलकुलेशन करो, इतनी कैलकुलेशन करो, इतनी कैलकुलेशन करो कि हम क्या बताएं कितनी कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन को अपने बाएं हाथ का खेल बना लो, है ना। मतलब आपको इतनी आदत हो जानी चाहिए कैलकुलेट करने की, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, कि भैया पेपर में ना कैलकुलेशन हलवा लगे। अरे इससे ज्यादा तो कैलकुलेशन मैंने सैंपल पेपर को जब सॉल्व कर रहा था तभी कर लिया था। ये कुछ टिप्स हैं, इनको जरूर से फॉलो करें। ये आपको आपके पेपर में आप देखेंगे कि कैसे आपके मार्क्स को इंप्रूव करवाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो और भी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।